प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो हमारी कहानी है कि जो बंदा अपनी पत्नी की इन 4 बातों पर हमेशा नजर रखता है, वो अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकता। प्रिय दर्शकों, वो बंदा कभी गरीब भी नहीं रह सकता। प्रिय दर्शकों, इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी की इन 4 बातों पर, इन 4 कामों पर, इन 4 हरकतों पर हमेशा नजर बनाए रखें। यदि आप भी अपने घर में सुख समृद्धि यश व बहु की प्राप्ति चाहते हैं, अपने घर में सदा मां लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, अपना भाग्य उदय करना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी पत्नी की इन 4 हरकतों पर, इन 4 बातों पर जरूर नजर रखें। प्रिय दर्शकों, चाणक्य नीति कहती है कि जो बंदा अपनी पत्नी की इन 4 बातों पर नजर रखता है, वो व्यक्ति कभी धोखा नहीं खा सकता, वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं रह सकता और उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं हो सकती। प्रिय दर्शकों, कहानी को शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक नगर में एक धनी नाम का सेठ रहता, जिसका नाम उस सेठ ने काजू रखा था। सेठ की पुत्री काजू बड़ी सुंदर थी कि मानो इंद्रलोक से उतरकर कोई अप्सरा आ गई हो, इतनी सुंदर उस सेठ की पुत्री काजू थी। प्रिय दर्शकों, कुछ समय, कुछ वर्ष निकलने के बाद सेठ की पुत्री काजू जवान हो जाती है और एक दिन अपनी सहेलियों के साथ एक पनघट पर पानी भरने के लिए चली जाती है। जब पानी भरने के लिए जाती है तो उसी पनघट पर एक ब्राह्मण का लड़का बैठा हुआ था। प्रिय दर्शकों, जब उस ब्राह्मण के लड़के की नजर काजू पर पड़ती है तो वो देखते ही मोहित हो जाता है और उसकी कामुक इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। ब्राह्मण का लड़का अपनी कामुक इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाता है। अब वो सोचने लगता है कि वाह, कितनी सुंदर लड़की है, कि मानो कोई इंद्रलोक से उतरकर कोई अप्सरा मेरे सामने आ गई हो। इतनी सुंदर उस सेठ की लड़की काजू थी। प्रिय दर्शकों, अब वो ब्राह्मण का लड़का सोचने लगता है कि इस लड़की को किसी भी तरीके से पाना है। इस लड़की को पाने के लिए यदि मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी सस्ता समझूंगा। यही सोचकर वो ब्राह्मण का लड़का अब सेठ की लड़की काजू का पीछा करता है, उसकी निगरानी रखना शुरू करता है। प्रिय दर्शकों, अब उस ब्राह्मण के लड़के को एक दिन पता चल जाता है कि सेठ की लड़की काजू अपने बाग में रोज घूमने के लिए जाती है। अब वो ब्राह्मण का लड़का सोचने लगता है कि यदि मैं भी सेठ के बाग में घूमने के लिए जाऊं तो उस लड़की से मेरी बात हो सकती है, मेरी मुलाकात हो सकती है और जब सेठ की लड़की काजू से मेरी मुलाकात होगी तो उसे मैं स्पष्ट बता दूंगा कि मैं उसे पाना चाहता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। यही सोचकर वो ब्राह्मण का लड़का सेठ के बाग में जाकर छुप के बैठ जाता है और इंतजार करता है सेठ की लड़की काजू आने का। प्रिय दर्शकों, जब सेठ की लड़की काजू का बाग में घूमने का समय होता है तो वो अपने बाग में घूमने के लिए जाती है। अब जैसे ही वो बाग में घूमने के लिए जाती है तो ब्राह्मण के लड़के की नजर फिर से उस लड़की पर पड़ जाती है। प्रिय दर्शकों, अब उस लड़की को देखकर मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा खुशी होता है। अब जैसे वो लड़की उसके नजदीक आती है तो ब्राह्मण का लड़का उस लड़की के सामने चले जाता है और उस काजू लड़की से जाकर कहता है कि प्रिय, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं।
यदि तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे सामने यहीं पर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। प्रिय दर्शकों, उस ब्राह्मण के लड़के की इतनी बात सुनकर सेठ की लड़की काजू उस ब्राह्मण के लड़के से कहने लग जाती है कि देखिए भाई साहब, मेरे पिता ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और कुछ ही दिनों में मेरा विवाह होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें यह आश्वासन नहीं दे सकती कि मैं तुमसे शादी करूंगी, और मैं शादी वहीं पे करूंगी जहां मेरा पिता मेरा विवाह कर रहा है, उसी जगह मैं अपना विवाह करूंगी, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। प्रिय दर्शकों, उस लड़की की इतनी बात सुनकर ब्राह्मण का लड़का उस लड़की से कहने लगता है कि प्रिय, मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह सकता और तुम्हारे सामने यहीं पर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यदि तुम मेरे जीवन में नहीं हो तो इस जीवन का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं अपने प्राण तुम्हारे सामने त्याग दूं। प्रिय दर्शकों, जब वो लड़का अपने थैले से अपना खंजर निकालता है और जैसे ही अपने बदन पर वार करता है, प्रिय दर्शकों, अब वो लड़की तुरंत उस लड़के के पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। उस ब्राह्मण के लड़के का हाथ पकड़कर अब वो सेठ की लड़की काजू उस लड़के से कहने लगती है कि तुम क्यों मर रहे हो, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। हाँ, विवाह मेरा वहीं होगा जहां मेरे पिता ने मेरा विवाह तय किया है, लेकिन विवाह के बाद में मैं तुम्हारे साथ एक रात जरूर गुजारूंगी, ये मेरा वादा है, ये मेरा वचन है। इसलिए तुम आत्महत्या मत करो, अपने प्राणों को मत त्यागो। प्रिय दर्शकों, जब वो लड़की उस ब्राह्मण के लड़के से इतनी बात कहती है, तब वो लड़का आत्महत्या का विचार त्याग देता है और अब उस दिन का इंतजार करता है कि कब इस लड़की की शादी होगी और कब वो दिन आएगा जिस दिन एक रात ये मेरे साथ होगी। प्रिय दर्शकों, अब कुछ दिनों बाद सेठ अपनी लड़की काजू का विवाह कर देता है और विवाह करने के पश्चात सेठ की लड़की काजू अपने ससुराल को चली जाती है। जब अपने ससुराल को चली जाती है तो पीछे से ब्राह्मण का लड़का सोचने लगता है कि अब तो सेठ की लड़की काजू की शादी भी हो गई है, उनका विवाह भी हो गया है, लेकिन उन्होंने मेरे को वचन दिया था, उन्होंने ऐसा वादा किया था कि शादी के पश्चात वो एक रात मेरे साथ गुजारेगी, लेकिन वो अभी तक मेरे पास नहीं आई है। हो सकता है वो अपने वचनों से हार गई हो, या फिर मुझे झूठा वचन दिया हो, या फिर मुझे धोखा दिया हो। यही सोचकर अब वो ब्राह्मण का लड़का बड़ा दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि सेठ की लड़की काजू अपने ससुराल में होगी, लेकिन उसके ससुराल का पता मुझे कहां से मिलेगा। प्रिय दर्शकों, अब वो ब्राह्मण का लड़का कहीं न कहीं से ऐसी जुगत चलाता है कि सेठ की लड़की काजू के ससुराल का पता ढूंढ लेता है और ढूंढकर काजू के ससुराल पहुंच जाता है। एक भिखारी का भेष बनाता है, भिक्षुक का भेष बनाता है और उस गांव में जाकर हर घर में भिक्षा मांगता है। प्रिय दर्शकों, भिक्षा मांगते मांगते काजू के ससुराल वालों के घर तक पहुंच जाता है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही वो ब्राह्मण का लड़का काजू के ससुराल वालों के घर जाकर भिक्षा मांगता है तो काजू ही भिक्षा लेकर बाहर आती है और बाहर आकर उस भिक्षुक को, उस ब्राह्मण के लड़के को भिक्षा डालती है। तब वो ब्राह्मण का लड़का अपनी प्रेमिका काजू को पहचान लेता है और काजू से कहने लगता है कि काजू, क्या तुम मुझे पहचानी हो या नहीं? मैं वही ब्राह्मण का लड़का हूं जिसे तुम वादा करके आई थी कि शादी के पश्चात तुम एक रात मेरे साथ गुजारोगी। तुम्हारा इंतजार करते करते मेरी आंखें थक चुकी है, अंततः परेशान होकर मैं तुम्हारे ससुराल तक आ गया हूं। प्रिय दर्शकों, तब वो सेठ की लड़की काजू उस ब्राह्मण के लड़के से कहती है कि मैं तुमसे मिल नहीं सकी, ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन तुम मेरे ससुराल तक आ गए हो तो तुम यहीं पे ठहरो, तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। इसलिए हमारे इस नगर से बाहर एक बाग है और बाग में एक आम का वृक्ष है, उसके नीचे तुम मेरा इंतजार करना और रात के वक्त मैं तुमसे मिलने आऊंगी।
प्रिय दर्शकों, काजू की इतनी बात सुनने के बाद ब्राह्मण के लड़के में फिर से खुशी छा जाती है, बड़ा प्रसन्न होता है। और अब वो इंतजार करता है कि कब सूर्य अस्त होगा, कब रात्रि होगी और कब मैं मेरी प्रेमिका से मिल पाऊंगा। प्रिय दर्शकों, बड़ी मुश्किलों से ब्राह्मण के लड़के का दिन गुजरता है और जैसी संध्या होती है तो वो बाग में पहुंच जाता है और उसी बाग में जाकर एक आम के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। उधर काजू अपने ससुराल वालों को अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, भोजन बनाती है और सभी को भोजन खिला देती है। भोजन खिलाकर अपने पति को सैया पर सुला देती है, बिस्तर लगा देती है और गुमसुम होकर आंखों में आंसू भरकर एक कोने में सिकुड़ के बैठ जाती है। प्रिय दर्शकों, तब काजू का पति अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि प्रिय, आज ऐसी क्या बात है, तुम गुमसुम हो रही हो? क्या घर वालों ने कुछ कहा है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर किसी से झगड़ा हुआ है? आखिरकार बात क्या है? तुम मुझे सच सच बताओ। प्रिय दर्शकों, इस संबंध में ऐसा कहते हैं कि मर्द वही होता है, पति वही होता है जो अपनी पत्नी के हर सुख दुख का ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें। इस विषय में ऐसी 4 बातें बताई हैं कि हर पति को अपनी पत्नी की इन 4 बातों पर जरूर नजर रखनी चाहिए। पहली बात, आपकी पत्नी कौन से दुख से परेशान है, कौन सी उसको पीड़ा है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपकी पत्नी अपने घर परिवार को छोड़कर सिर्फ आप पर विश्वास करके और आपके साथ आपके घर को चली आती है और जीवन भर आपके घर में रहने का वादा करती है और उस वादे को जीवन भर निभाती है। इसलिए एक पति का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी पत्नी का हर वक्त ख्याल रखें, उसको क्या पीड़ा है, क्या दुख है और किस दुख से वो परेशान है। दूसरी बात में कहा है कि यदि आपके घर कोई अनजान व्यक्ति आता है तो वो आपकी पत्नी से बिल्कुल बात ना करें, क्योंकि अनजान व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं होता है। अनजान व्यक्ति किसी की भी घर-गृहस्थी को बिखेरने में सक्षम होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कितनी भी पतिव्रता स्त्री क्यों ना हो, लेकिन दुष्ट पुरुष उस पतिव्रता स्त्री को भी चरित्रहीन बना देते हैं। इसलिए यदि कोई अनजान व्यक्ति आपके घर में आता है तो सबसे पहले इस बात का विशेष ख्याल रखें कि वो अनजान व्यक्ति आपकी पत्नी, आपकी बहू बेटी से ज्यादा बात ना करें। और सबसे बेहतर तो ये होता है कि पत्नियों को, बहन बेटियों को अनजान व्यक्ति के सामने कभी ना आने दें, उनको पर्दे में रखें तो बेहतर होता है। क्योंकि पत्नियां बहन बेटी जो होती है माँ लक्ष्मी का रूप होती है और माँ लक्ष्मी अनधन का भंडार भरती हैं। इसलिए अनधन को हमेशा पर्दे में रखा जाता है। तीसरी बात में बताया है कि पत्नी पे पति कभी भी हाथ ना उठाएं। जो पति अपनी पत्नियों पे हाथ उठाते हैं वो लोग संसार के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति होते हैं। जो लोग अपनी पत्नियों पे हाथ उठाते हैं, ऐसे लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। चौथी और आखिरी बात, पत्नियों को कभी भी काम धंधे पे ना भेजें। जो लोग अपनी पत्नियों से काम करवाते हैं और खुद ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, ऐसे लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। जिन लोगों की पत्नियां कमाती हैं और मर्द लोग घर बैठे आराम करते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पत्नी के कमाई से कभी धन नहीं जुड़ता है और स्त्रियों की कमाई खाने वाला व्यक्ति सबसे दुष्ट व्यक्ति होता है। इस संसार में ही नहीं, यमराज के दरबार में भी उसको कहीं पे भी जगह नहीं दी जाती है। प्रिय दर्शकों, ये 4 अनमोल बातें हर व्यक्ति के जीवन में काम आने वाली है। इन बातों पर जो बंदा अमल करता है उसके घर में कभी भी कलह उत्पन्न नहीं होता, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद बादाम अपने पति से कहने लगती है कि पिया जी,
मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में मैं किसी को नहीं बता सकती। लेकिन फिर भी बादाम का पति अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि प्रिय, यदि आप मुझे नहीं बताओगी तो किसको बताओगी। तब बादाम अपने पति से वो संपूर्ण घटना सुनाती है। कहती है कि जब मैं कुंवारी थी उस वक्त एक ब्राह्मण का लड़का मेरे पास आया था और मेरी सुंदरता पे मोहित होकर वो मेरे से विवाह करना चाहता था। लेकिन मेरे पिता ने आपसे मेरा विवाह तय कर दिया था। तब मैंने उस ब्राह्मण के लड़के से कहा था कि मेरा विवाह मेरे पिता ने जहां तय किया है वहीं होगा, लेकिन ये मैं वादा करती हूं। लेकिन तब वो ब्राह्मण का लड़का आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। तब मैंने उसको एक वचन दिया था कि विवाह होने के पश्चात एक रात में तुम्हारे साथ जरूर गुजारूंगी। और अब वो ब्राह्मण का लड़का आज हमारे घर पे आया है और नगर से बाहर बगीचे में बैठा हुआ है, मेरा इंतजार कर रहा है। प्रिय दर्शकों, बादाम की इतनी बात सुनने के बाद उसका पति दंग रह जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसी पत्नी पर धिक्कार है जो पत्नी अपने पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य मर्द की कामना करती हो। ऐसी पत्नी को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। तब बादाम अपने पति से कहती है कि पियाजी, मैं कुछ गलत नहीं करूंगी, बस मेरा वचन दिया हुआ है उसे मैं निभाना चाहती हूं। प्रिय दर्शकों, तब बादाम का पति अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, तुम जाओ, लेकिन फिर से कभी लौटकर मेरे घर में मत आना। प्रिय दर्शकों, बादाम का पति अपनी पत्नी से कहता है कि पति के होते हुए यदि कोई पत्नी किसी अन्य मर्द की कामना करती है, ऐसी पत्नी से बेहतर है कि इंसान अकेला रह जाए। बादाम का पति अपनी पत्नी को उस ब्राह्मण के लड़के के पास भेज देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद वो एक रात्रि वहां पे गुजारती है, लेकिन कुछ गलत नहीं करती है। उसका पति भी उस पे नजर रखे हुए था, लेकिन वो कुछ गलत नहीं करती है और फिर से अपने पति के पास आकर अपना घर वासा बसाती है। प्रिय दर्शकों, ये कहानियां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार।